हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सुनील सर एजुकेशनल में। दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में हम आप लोगों को बता चुके थे पहला चैप्टर जो प्रक्रम का 1 से 19 तक के क्वेश्चनों को हम बता चुके थे। अब हम इसके बाद आप लोगों को 20वां क्वेश्चन से इस दूसरे वीडियो में जो प्रक्रम यानी कि बायोलॉजी का ही सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न है उसको सोल्व करके बताने जा रहा हूँ, हल करके बताने जा रहा हूँ। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर प्रकार के वीडियो ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का मॉक टेस्ट, मॉडल प्रैक्टिस सेट, सब्जेक्टिव प्रश्नों का आंसर्स या किसी भी प्रकार के एग्ज़ाम की तैयारी, यदि आप खास करके 10वीं की तैयारी कर रहे हों तो चैप्टर बाय चैप्टर हम इस चैनल पर वीडियो अपलोड करेंगे। इसलिए इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको हर वीडियो तुरंत उपलब्ध हो सके और आप ला सकें बहुत ही बेहतर रिजल्ट मैट्रिक 2023 एग्ज़ाम में। तो अब हम चलते हैं 20वां क्वेश्चन की ओर। तो 20वां क्वेश्चन है, आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा होगा। 20वां क्वेश्चन है, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। शरीर में भोजन की पचना किस प्रकार की अभिक्रिया। यह केवल ऑब्जेक्टिव प्रश्न केवल 10th का ही नहीं, 10th में तो बहुत ही महत्वपूर्ण है ही, बाकी सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछते हैं। और इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को जरूर देखें ताकि आने वाले किसी भी एग्जाम में ऐसे ऐसे क्वेश्चन छूट न पाए। तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए देखें, वीडियो की ओर चलते हैं। तो 20वां क्वेश्चन है, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है, जिसमें पहला ऑप्शन है उपचयन, दूसरा ऑप्शन है संचयन और तीसरा है विस्थापन तथा डी है अपचयन। तो इसमें सही ऑप्शन को चुनना है, सही आंसर को चुनना है। पहला आंसर है उपचयन, ए, बी संचयन, सी विस्थापन और डी अपचयन। तो हम सही आंसर देखते हैं, सही आंसर इसका क्या होगा। तो सही आंसर होगा उपचयन। क्या होगा? उपचयन, यानी कि सही आंसर हो गया उपचयन, यानी कि इसका सही आंसर क्या हो गया? उपचयन। शरीर में भोजन का पचना कैसी अभिक्रिया है? उपचयन अभिक्रिया है। यह भोजन ऑक्सीकृत होता है ऑक्सीजन के द्वारा और ऑक्सीकृत होकर के भोजन का पाचन हो पाता है। अब हम चलते हैं दूसरा क्वेश्चन की ओर। रक्त क्या है? रक्त क्या है? रक्त क्या है? यह पढ़ना था 9th क्लास में भी। रक्त है क्या? रक्त कोशिका है कि ऊतक है कि पदार्थ है कि कोई नहीं। तो रक्त को हम ऐसे देखे होंगे, सुने होंगे कहते हुए कि तरल संयोजी ऊतक है। क्या है? तरल संयोजी ऊतक है। तो रक्त क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा इसका ऊतक, क्योंकि तरल संयोजी ऊतक है इसलिए सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन बी। रक्त क्या है? ऊतक है। क्या है? तरल संयोजी ऊतक भी इसको हम कहते हैं। अब है 22वां क्वेश्चन। 22वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा उत्सर्जी अंग है? उत्सर्जी अंग तो हम बताए होंगे, पढ़े होंगे कि उत्सर्जी अंग कौन है, किससे उत्सर्जन की क्रियाएं होती हैं। तो उत्सर्जन की क्रियाएं किससे होगा? वृक्क से होगा कि अग्नाशय से होगा कि आंख से होगा कि कोई नहीं। तो अग्नाशय तो ग्रंथि है, आंख देखने की क्रिया होती है, लेकिन वृक्क से होता है उत्सर्जन। वृक्क के द्वारा ही रक्त में उपस्थित उत्सर्जित पदार्थ छनता है और छनने के बाद बाहर निकलता है, यानी कि सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, यानी कि हो जाएगा वृक्क। सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, वृक्क। उत्सर्जी अंग कौन है? वृक्क है। अब आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23वां की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, रक्षी कोशिकाएं पाई जाती है किसमें? जड़ों में, पत्तियों में, फूलों में, फलों में। रक्षी कोशिकाएं किसमें पाई जाती है? जड़ों में, फूलों में, पत्तियों में, फलों में। ए में है जड़, बी में है पत्तियां, सी में है फूल और डी में है फल। तो इसका सही आंसर होगा पत्तियों में। क्या होगा सही आंसर? पत्तियों में। रक्षी कोशिकाएं कहाँ पाया जाएगा? पत्तियों में पाया जाएगा। कहाँ पाया जाएगा? पत्तियों में। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। तो 24 क्वेश्चन है, एथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन से बनता है? वायवीय श्वसन से, अवायवीय श्वसन से, ये दोनों से कि कोई नहीं। इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन से बनेगा?
तो हम लोग चलते हैं अवायवीय श्वसन। जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन की क्रिया होगा तो बनता है एथेनॉल। क्या बनता है? एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्या हो जाएगा? अवायवीय श्वसन। सही आंसर कौन होगा? अवायवीय श्वसन होगा। अब हम लोग चलते हैं आगे। मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? श्वासोच्छ्वास, श्वसन, निश्वसन की उत्सर्जन। तो जैसे सांस लेना प्रश्वास होता है और छोड़ना उच्छ्वास होता है, लेकिन ये दोनों के सम्मिलित रूप को हम लोग क्या कहते हैं? तो ये दोनों के सम्मिलित रूप को कहते हैं श्वासोच्छ्वास। क्या कहते हैं? श्वासोच्छ्वास। ये दोनों के सम्मिलित रूप को कहेंगे क्या? श्वासोच्छ्वास। यानी कि दोनों के सम्मिलित रूप को श्वासोच्छ्वास कहते हैं। मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया श्वासोच्छ्वास कहलाती है। अब आगे है, रक्त में आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? रक्त में आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? लोहा की कमी से कौन सा रोग होगा? तो हम लोग सबको जानते हैं, इस प्रश्न का आंसर होगा एनीमिया। क्या होगा? एनीमिया रोग होगा। कौन सा रोग होगा? एनीमिया रोग। ऑप्शन नंबर सी होगा एनीमिया रोग। अब आगे है 27वां क्वेश्चन। 26वां क्वेश्चन बताया आपको। हम आगे चलते हैं 27वां क्वेश्चन की ओर। इससे पहले यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि ऐसे ऐसे बहुत सारे वीडियो हम आप लोगों को उपलब्ध करा सकें और आप लोग भी हर एग्जाम में ला सके सबसे बेहतर रिजल्ट और बन सके कामयाब व्यक्ति। तो अब चलते हैं 27वां क्वेश्चन की ओर। तो 27वां क्वेश्चन है, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। जाइलम के द्वारा क्या होगा? पादप में दो होता है, एक जाइलम और एक फ्लोएम। तो जाइलम के द्वारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए है जल का समूहन, ऑप्शन नंबर बी है भोजन का समूहन, ऑप्शन नंबर सी है अमीनो अम्ल का समूहन, कि डी है ऑक्सीजन का दहन। क्या होगा जाइलम के द्वारा पौधों में? तो पौधों में जाइलम के द्वारा होता है जल का समूहन। क्या होगा? जल का समूहन। तो जल का समूहन में टिक लगा लेंगे, जल का समूहन होगा। जल जाइलम क्या करता है? जल को जड़ से लेकर पत्तियों तक पहुंचाने का कार्य करता है। कहाँ से कहाँ तक? जड़ से लेकर पत्तियों तक, नीचे से ऊपर की ओर जाइलम द्वारा जल पहुंचता है, परिवहन होता है जल का। अब चलते हैं 28वां क्वेश्चन की ओर। कुटपाद किसमें पाया जाता है? तो कुटपाद किसमें होगा? पैरामीशियम में होगा कि यूग्लिना में होगा कि अमीबा में होगा कि इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर होगा अमीबा। क्यों? क्योंकि अमीबा कुटपाद के द्वारा ही भोजन को ग्रहण करता है, भोजन को पकड़ता है और पकड़ करके अंतर ग्रहण कर लेता है। किसके द्वारा? कुटपाद के द्वारा। कौन? तो अमीबा। तो सही आंसर कौन होगा? तो हो जाएगा अमीबा। इसका सही आंसर हो जाएगा अमीबा। इसमें हम टिक लगा लेते हैं अमीबा में। अब हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है 29, प्राकृतिक में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? प्राकृतिक में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? संयोजन के द्वारा, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, कि अपघटन के द्वारा? तो हम लोग जानते हैं कि पेड़ पौधा क्या करता है? ऑक्सीजन को छोड़ता है और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करता है, जबकि इसका जस्ट उल्टा जंतु हम लोग क्या करते हैं? ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण, जिसके द्वारा क्या करता है पेड़ पौधा? ऑक्सीजन को छोड़ता है और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करता है। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 30वां क्वेश्चन है, अस्टोमेटा पौधों के किस अंग में पाया जाता है? तो अस्टोमेटा कहाँ होगा? तना में होगा कि पत्तियों में होगा कि जड़ में होगा कि कोई नहीं? तो अस्टोमेटा कहाँ होता है? पत्तियों में होता है। पत्तियों में एक छोटे छोटे छिद्र होता है जिसके द्वारा ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करता है और ऑक्सीजन को छोड़ता है। तो कहाँ होगा? पत्तियों में होगा। कहाँ? अस्टोमेटा कहाँ होगा? पौधों में। पौधों के किस भाग में? पत्तियों में होगा। अब हम लोग चलते हैं आगे 31वां क्वेश्चन की ओर। तो 31वां क्वेश्चन है, मानव हृदय का औसत प्रंकुचन दाब लगभग कितना होता है? तो प्रंकुचन दाब कितना होगा मानव हृदय का? तो मानव हृदय का लगभग होता है 120 mmHg। Hg मतलब होता है क्या? पारा के दाब के बराबर, उत्पन्न पारा के दाब के बराबर। प्रंकुचन दाब कितना हो जाएगा? 120 mmHg। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। तो 32वां क्वेश्चन है, इनमें से प्रकाश संश्लेषी अंग है कौन? पत्ती है कि स्टोमा है कि ग्राना है कि हरित लवक है? प्रकाश संश्लेषी अंग पूछ रहा है। तो प्रकाश संश्लेषी अंग पूछ रहा है, इसलिए कौन होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए में है पत्ती, बी में है स्टोमा, सी में है ग्रामाना और डी में है हरित लवक। तो सही आंसर होगा पत्ती। कौन होगा? सही आंसर पत्ती होगा, क्योंकि पत्तियों में ही प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, इसलिए प्रकाश संश्लेषी अंग के नाम से जानते हैं।
और प्रकाश संश्लेषी इकाई कहेगा तो हरित लवक को कहते हैं। प्रकाश संश्लेषी इकाई कौन होगा? हरित लवक। और अंग कौन होगा? तो पत्तियां होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। तो 33वां क्वेश्चन है वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है? वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है? शारीरिक प्रक्रिया है कि भौतिक प्रक्रिया है कि रासायनिक प्रक्रिया है कि प्राकृतिक प्रक्रिया है? तो वाष्पोत्सर्जन को हम किस प्रक्रिया के रूप में जानेंगे? तो जानते हैं हम लोग भौतिक प्रक्रिया के रूप में। कैसा होगा? तो भौतिक प्रक्रिया होगा। वाष्पोत्सर्जन कैसा प्रक्रिया होगा? तो हो जाएगा यह भौतिक प्रक्रिया। भौतिक प्रक्रिया। अब हम लोग चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 34 है शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रियाएं हैं? और ए है अवकरण, बी है ऑक्सीकरण, सी है उदासीनीकरण, डी है वैद्युत अपघटन। तो भोजन का पचना हम बताएं कि ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और भोजन ऑक्सीकृत होता है, और भोजन ऑक्सीकृत होने के बाद पाचित होता है, पचना होता है भोजन का। तो इसलिए कैसी अभिक्रिया हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा ऑक्सीकरण, क्योंकि ऑक्सीजन के कारण ही भोजन का पाचन होता है। तो ऑक्सीकरण हो जाएगा। अब इसका अगला क्वेश्चन 35वां है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है क्या? तो स्वपोषी के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है कि कार्बन डाइऑक्साइड या जल आवश्यक है कि सूर्य का प्रकाश की सब? तो हम बताए होंगे आप लोगों को, प्रकाश संश्लेषण के लिए सब चीज़ चाहिए, क्लोरोफिल भी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा सूर्य का प्रकाश, और चारों चाहिए। चारों में से कोई भी एक भी पदार्थ नहीं रहेगा तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होगा। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा कौन? उपयुक्त सही, ऑप्शन नंबर डी। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं आगे की ओर। 36वां क्वेश्चन। तो पाइरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल ऊर्जा देता है, यह क्रिया होती है कहाँ? पाइरुवेट बनेगा, पाइरुवेट के विखंडन से बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा। तो यह प्रक्रिया कहाँ होगा? तो यह प्रक्रिया कहाँ होगा? तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए है कोशिका द्रव्य, बी है माइटोकॉन्ड्रिया, सी है हरित लवक और डी है केंद्रक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा इसका माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में ही क्या होता है? ऊर्जा का उत्पादन होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया को इसीलिए क्या कहते हैं? कोशिकीय ऊर्जा गृह के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? कोशिकीय ऊर्जा गृह के नाम से जानते हैं। किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को। तो अब है इसके बाद क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 की ओर चलते हैं। जठर ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती है? आँख में, अग्नाशय में, यकृत में, अमाशय में? जो जठर ग्रंथि आप लोगों को जैसे पढ़े होंगे पहला चैप्टर में ही, जो प्रक्रम का ही यह हिस्सा है। तो जठर ग्रंथियाँ कहाँ पाया जाता है? जठर ग्रंथि से जठर रस का स्राव होता है, और यह होता है अमाशय में। कहाँ होगा? अमाशय में। कहाँ होगा? अमाशय में। जठर ग्रंथि अमाशय में पाया जाता है। यदि वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा तो इस चैनल को अभी अभी सब्सक्राइब करें और लाएँ हर एग्ज़ाम में सबसे बेहतर रिजल्ट। अब हम लोग आगे की ओर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। क्वेश्चन नंबर कहाँ चलते हैं? 38 की ओर। खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? खुला परिसंचरण तंत्र किसमें होगा? मनुष्य में होगा कि कॉकरोच में होगा कि घोड़ा में होगा कि ऊंट में होगा? तो खुला परिसंचरण तंत्र कहाँ पाया जाता है? कॉकरोच में। कहाँ पाया जाएगा? कॉकरोच में। इसमें होता है श्वास नली या ट्रेकिया के द्वारा श्वसन, क्योंकि इसमें रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा नहीं पाई जाती है। कॉकरोच में के रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा नहीं पाया जाता है, जिसके कारण इसमें होता है खुला परिसंचरण तंत्र। अब आगे हम चलते हैं। पौधों में पाए जाने वाला गाढ़ा एवं दूधिया उत्सर्जी पदार्थ को क्या कहते हैं? इसको लेटेक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लेटेक्स। जैसे देखे होंगे बरगद का हो गया, पीला कनेर का हो गया, इस सबको पत्तियां को तोड़ते हैं तो उससे गाढ़ा दूधिया पदार्थ निकलता है, उसी को लेटेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? लेटेक्स कहते हैं। यानी कि सही आंसर कौन हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। अब इसके बाद है आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 40। यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है? यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है? तो यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करेगा? फेफड़ा से, यकृत से, श्वास नलिकाओं से कि वृक्क से? तो सही आंसर होगा इसका यकृत से। कहाँ से? यकृत से प्रवेश करेगा कौन? यूरिया। कहाँ? रक्त में। रक्त में पहुँच जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 41 है प्रकाश संश्लेषण होता है रात में होगा कि दिन में होगा कि रात दिन दोनों में होगा कि सुबह शाम होगा? तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए हम बताए हैं आप लोगों को कि सूर्य का प्रकाश होना आवश्यक है। क्या चाहिए? प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए क्या चाहिए? सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश जब नहीं रहेगा तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होगा। तो आप लोग को समझ गए होंगे कब होगा सूर्य का प्रकाश? यहाँ पृथ्वी पर कब पड़ता है? दिन में पड़ता है।
तो इसलिए सही आंसर कौन हो जाएगा? रात में गलत हो जाएगा, सॉरी दिन में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दिन में। सूर्य का प्रकाश कब पड़ेगा? दिन में होगा, इसलिए प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया भी दिन में ही होगा। अब हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, पादप में फ्लोएम संवाहक होता है। पादप में फ्लोएम संवाहक होता है, भोजन होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड होता है कि जल होता है कि एमिनो अम्ल होता है? क्या होगा? तो भोजन होगा। पादप संवाहक कौन होगा? भोजन होगा। कहाँ? पौधों में, तो भोजन होगा। क्या? पादप संवाहक होगा। अब चलते हैं 42वां क्वेश्चन की ओर। तो 42वां क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। जल से बाहर निकलेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड से कि ग्लूकोज से कि डिएक्टियोसोम से? कहाँ से ऑक्सीजन बाहर निकलेगा? जल से निकलेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड से निकलेगा कि ग्लूकोज से निकलेगा कि डिएक्टियोसोम से निकलेगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जल से। कहाँ हो जाएगा सही आंसर? जल से। ऑप्शन के आधार पर हम लोग मार लेंगे जल से। सही आंसर हो गया क्या? जल। अब अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अब है, रक्त में हल्के पीले रंग से चिपचिपा द्रव को कहते हैं। रक्त में देखे होंगे आप लोग, पीला रंग के चिपचिपा द्रव होता है, जिसको क्या कहते हैं? पहला है ऑप्शन प्लाज्मा, दूसरा सीरम है, तीसरा लिम्फ है और चौथा है लासिका। डी है लासिका। ऑप्शन नंबर ए प्लाज्मा, बी सीरम, सी लिंक और डी है लासिका। तो इसका सही आंसर होगा प्लाज्मा। रक्त में उपस्थित पीले रंग के चिपचिपे द्रव को हम लोग क्या कहते हैं? प्लाज्मा। और प्लाज्मा कितना होता है? तो रक्त का 55% अकेले होता है। कौन? प्लाज्मा। पूरे रक्त का 55% क्या होगा? अकेले होगा प्लाज्मा। 55% अकेले पाया जाता है पूरा रक्त का। आप लोग समझ में आ रहा होगा, पूरे अच्छे से समझ रहे होंगे। अगले वीडियो में हम लोग चलते हैं, प्रकाश संश्लेषी अंग है। प्रकाश संश्लेषी अंग कौन है? तो प्रकाश संश्लेषी अंग पत्ती है कि हरित लवक है कि क्लोरोफिल है कि क्लोरोप्लास्ट है? इसको हम इसी वीडियो में आगे बताएं। अंगक पूछ रहा है, वहाँ अंग था, यहाँ क्या है? अंगक है। प्रकाश संश्लेषी अंग कौन होगा? तो सही आंसर होगा हरित लवक। वहाँ पे हम बताए थे भी, प्रकाश संश्लेषी अंग कहेगा तो पत्ती, और प्रकाश संश्लेषी अंगक कहेगा तो क्या हो जाएगा सही आंसर? हरित लवक होगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, हरित बी। ऑप्शन नंबर सही होगा बी। क्या होगा? हरित लवक। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो वृक्क में पाया क्या जाता है? तो बहुत सारे यह नेफ्रॉन से मिलकर के बना होता है। बहुत सारे क्या? नेफ्रॉन से मिलकर बना होता है। एक वृक्क में लगभग 10 लाख नेफ्रॉन होता है। कितना होता है? एक वृक्क में नेफ्रॉन की संख्या कितना होता है? तो नेफ्रॉन की संख्या होता है 10 लाख। एक वृक्क में लगभग नेफ्रॉन की संख्या कितना होगा? तो 10 लाख होता है। एक वृक्क में नेफ्रॉन की कुल संख्या 10 लाख। और नेफ्रॉन को ही वृक्क की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई के नाम से जानते हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा? नेफ्रॉन। क्या हो जाएगा सही आंसर? नेफ्रॉन। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की ओर। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? लीवर है कि अग्नाशय है कि अंडाशय है कि एड्रिनल है? मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो लीवर है। लीवर को ही जानते हैं यकृत के नाम से। क्या कहते हैं लीवर को? लीवर का क्या नाम है? लीवर का नाम है यकृत। यानी कि लीवर को हम लोग क्या कहते हैं? यकृत। मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन हो जाएगा? यकृत हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की ओर। 48वां क्वेश्चन है, स्वपोषी पौधों के लिए आवश्यक क्या नहीं है? क्या नहीं चाहिए स्वपोषी पौधों के लिए? ऑक्सीजन नहीं चाहिए कि क्लोरोफिल नहीं चाहिए कि सौर प्रकाश नहीं चाहिए कि जल नहीं चाहिए? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या आवश्यक होता है? तो आवश्यक होता है क्या क्या? क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, जल। लेकिन ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए सही आंसर कौन हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रियाओं के लिए। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। इनमें से किसके द्वारा अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है? कुटपाद के द्वारा, परिवहन के द्वारा, भोजन राजधानी के द्वारा कि केंद्रक के द्वारा? भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होगा? तो भोजन का अंतर्ग्रहण सही आंसर होगा कुटपाद। हम बताएं अभी, अमीबा जो है भोजन किससे पकड़ता है? तो पकड़ता है कुटपाद की सहायता से। किससे पकड़ेगा? कुटपाद की सहायता से। अब इसके बाद है, पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एडीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? जब पौधों में श्वसन क्रिया होगा और एडीपी टूटेगा तो उस समय कितना ऊर्जा मुक्त होगा? तो ऊर्जा मुक्त
नहीं होता है इनमें, इनमें से कोई नहीं है, इनमें से कोई नहीं ऑप्शन है, सही आंसर है क्या, इनमें से कोई नहीं। अब हम लोग चलते हैं आगे की ओर। अगला क्वेश्चन है, रक्त का थक्का बनाने में कौन सहायक होता है? लाल रक्त कोशिका, श्वेत रक्त कोशिका कि रक्त विज्ञाणु, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग जैसा कि जानते होंगे कि लाल रक्त कोशिका हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है और यह सबसे बड़ा भाग होता है। श्वेत रक्त कोशिका में हीमोग्लोबिन नहीं होता है, जिसका कारण इसका रंग कैसा होता है, श्वेत होता है। जबकि रक्त विमाणु जो है इसी का कई नाम है, रक्त पट्टिकाणु भी है, रक्त प्लेटलेट्स भी है, यानी कि सही आंसर कौन हो जाएगा, तो रक्त विमाणु, जो क्या करता है, रक्त को थक्का बना देता है, रक्त को थक्का बनाने में सहायक होता है। अब इसके बाद सही अगला क्वेश्चन 52 की ओर चलते हैं। पाचन क्रियापूर्ण कहाँ होता है? पाचन की क्रियापूर्ण कहाँ होगा, छोटी आंत में होगा कि बड़ी आंत में होगा कि अग्नाशय में होगा कि ग्रसनी में? पहला ऑप्शन अग्नाशय है, बी है बड़ी आंत, सी है छोटी आंत और डी है ग्रास नली। तो सही ऑप्शन क्या होगा, छोटी आंत होगा। क्यों? क्योंकि छोटी आंत के इलियम के बिलाई में भोजन का पाचन होता है। कहाँ होगा, छोटी आंत में। कहाँ, इलियम के बिलाई में। छोटी आंत में ही भोजन पूर्ण रूप से पच जाता है और इसके बाद जाता है अपचा भोजन बचता है, हो जाता है बड़ी आंत में। अब इसके बाद है, छोटी आंत की दीवार में पाई जाने वाली ग्रंथियों के स्राव को क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग कहते हैं क्या, जठर ग्रंथ रस भी कहेंगे। सब इसमें छोटी आंत की दीवार में पाई जाने वाली ग्रंथियों के स्राव को क्या कहेंगे? तो इसमें ए, बी और डी तीनों होगा। डी होगा सही आंसर। कौन होगा, डी सही आंसर। आंत रस कहते हैं और जठर रस कहते हैं, इसलिए सही आंसर कौन होगा, बी हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं, एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं? एक सामान्य मनुष्य है तो उसमें दांत की संख्या कितना होगा? तो उसमें दांत की संख्या होता है 32। कुल कितने दांत होते हैं, 32 होता है। कुल दांतों की संख्या कितना होगा वयस्क मनुष्य में, 32 होगा। मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होगा? तो मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या कितना होगा? तो सही आंसर 2 होगा। सही आंसर क्या होगा, 2। मछली में कोष्ठ कितना होता है, 2 होता है। अब हम लोग चलते हैं आगे की ओर। स्वाद कलियां में क्या पाई जाती है? अग्नाशय की ऊपरी सतह पर, जीभ की ऊपरी सतह पर, अग्नचोर्णक पर, ग्रसनी के भीतर दीवार पर। कहाँ पाई जाती है स्वाद कलियां? तो ये पाई जाती है जीभ की ऊपरी सतह पर। कहाँ पाया जाएगा, जीभ की ऊपरी सतह पर, जिसके कारण हम लोग मीठा तीता खट्टा का स्वाद का पता लगा पाते हैं। तो सही आंसर कौन होगा, तो सही आंसर हो जाएगा बी, जीभ की ऊपरी सतह पर। अब हम लोग चलते हैं, अमाशय के अग्रभाग को क्या कहते हैं? 57वां क्वेश्चन है क्या, अग्नाशय के अग्रभाग को क्या कहते हैं? पाइलोरिक भाग, फुंडिक भाग, कार्डियक भाग की एपिग्लेटिक्स। ये 3 को है अमाशय का ही भाग, पाइलोरिक भी, फुंडिक भी, कार्डियक भी। लेकिन अग्रभाग को क्या कहा जाएगा? तो सही आंसर होगा कार्डियक। क्या होगा, अग्रभाग को कहते हैं कार्डियक, यानी कि सही आंसर सी होगा कार्डियक। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है, मुख गुहा का पिछला भाग क्या कहलाता है? मुख गुहा के पिछले भाग को ग्रसनी कहेंगे कि ग्रास नली कहेंगे, ग्रहणी कहेंगे कि अग्नाशय कहेंगे? क्या होता है मुख गुहा का पिछला भाग? तो इसका नाम है ग्रसनी। क्या नाम है, ग्रसनी। मुख गुहा के पिछले भाग को क्या कहेंगे, ग्रसनी कहेंगे। क्या कहा जाएगा, ग्रसनी। ऑप्शन नंबर ए होगा सही। अब इसके बाद है 59वां क्वेश्चन, निम्नांकित में कौन सजीव के मुख्य लक्षण है? मुख्य लक्षण सजीव का कौन है? स्थानांतरण, श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, इनमें से सभी। तो सही आंसर होगा श्वसन। क्या होगा, श्वसन। मनुष्य कोई भी जीव यदि सोया भी रहता है तो वह सांस लेते रहता है, मतलब हमेशा श्वसन की क्रिया क्या होगा, हमेशा होते रहता है। श्वसन की क्रिया हमेशा होते रहता है, इसलिए मुख्य जीव का लक्षण जो है श्वसन है। अब इसके बाद है, छोटी आंत एवं बड़ी आंत के जोड़ पर पाई जाने वाली एक छोटी नलीनुमा रचना को क्या कहते हैं? इसको कहा जाता है सीकम। क्या कहेंगे, सही आंसर होगा सीकम। ऑप्शन नंबर ए होगा सीकम। इरेक्टम नहीं होगा, कोलन नहीं होगा, एपिडेक्सिस नहीं होगा, क्या होगा, सीकम हो जाएगा। अब इसके बाद आप लोग चलते हैं 61 क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 61 में है, छोटी आंत में भोजन के पाचन से निम्नलिखित में किस रस की भूमिका अधिक होती है? पित्त रस की, बी नंबर है अग्नाशय रस, सी नंबर है आंत्र रस और डी नंबर है इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर कौन होगा, तो इनमें से सभी होगा। सभी के स्राव से मिलकर भोजन का क्या होगा, पाचन होगा, भोजन का पाचन होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी सही।
अब इसके बाद 62 क्वेश्चन है, अमाशय में अपचे भोजन के लेय की तरह स्वरूप को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है, इसको क्या कहेंगे? इसको कहा जाएगा अग्नाशय, अमाशय में भोजन के लेय की तरह स्वरूप को हम कहते हैं कायम। क्या कहते हैं? कायम कहते हैं। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा सही। जब भोजन मुख में लाट से सन जाता है तो इसको कायम कहा जाता है। अब इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 63 में है, निम्नलिखित में कौन सा एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा कि कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा कि अमोनिया बनेगा कि बी और सी बनेगा? तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, अमोनिया या बी या सी? तो अब सही ऑप्शन होगा सी। एमिनो अम्ल के विखंडन से क्या बनेगा? अमोनिया बनेगा। क्या बनेगा? अमोनिया। यह जीवों के शरीर में बनता है। अब इसके बाद है स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? तो हम पहले भी इसको आपको लोगों को बता चुके हैं कि स्वपोषी के लिए सभी चीज़ का होना आवश्यक है। क्लोरोफिल का भी होना आवश्यक है, सूर्य का प्रकाश भी चाहिए, जल और कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए। इसलिए सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। सही आंसर कौन होगा? इनमें से सभी। अब इसके बाद है अगला क्वेश्चन, चाइल्ड का अवशोषण होता है किसमें? इलियम में कि जेनुनम में, कोलन में, रेक्टम में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इलियम में। कहाँ होगा? इलियम के बिलाई में होता है चाइल्ड का अवशोषण, इलियम के बिलाई में। सही आंसर हो गया। अब इसके बाद आगे चलते हैं। 66वां क्वेश्चन है, मनुष्य के हार्ट नाल की कौन कौन सी रचनाएं अवशेषी अंग है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपेंडिक्स। क्या हो जाएगा सही आंसर? अपेंडिक्स। ऑप्शन नंबर बी सही। सिकम नहीं होगा, जेनुनम नहीं होगा, कोलम नहीं होगा, क्या होगा? अपेंडिक्स। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67वां की ओर। दांत अस्थि क्षय का क्या कारण है? मीठी चीज़ का खाना, बैक्टीरिया द्वारा अम्ल का निर्माण करना, दांतों की सफाई न करना कि इनमें सभी? इनमें सभी होगा आंसर। इनमें क्या होगा? सभी। सभी के कारण यदि मीठा चीज़ भी खाएंगे तो भी अस्थि क्षय हो सकता है, बैक्टीरिया के द्वारा अम्ल का निर्माण होगा तो भी अस्थि क्षय होगा, दांत का सफाई नहीं करेंगे तो भी अस्थि क्षय हो जाता है। डेंटाइन के ऊपरी परत को क्या कहेंगे? डेंटाइन के दांत के ऊपर होता है, डेंटाइन के ऊपरी परत को कहा जाता है इनामेल। क्या कहते हैं? इनामेल कहा जाता है, इनामेल। तो सही आंसर हो जाएगा इनामेल। दांत के ऊपरी परत को क्या कहते हैं? जो कठोर परत होता है इसको इनामेल कहा जाता है, इसलिए सही आंसर हो गया इनामेल। अब है मैग्नीशियम में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है किससे? सिलिया के द्वारा, कोशिकाभिमुख के द्वारा, रसधानी के द्वारा कि कुटबाद के द्वारा? तो पैरामीशियम में सिलिया पाया जाता है। सिलिया की गति के द्वारा पहुँचता है कोशिकाभिमुख में और अंतर्ग्रहण हो जाता है किसके द्वारा? कोशिकाभिमुख के द्वारा। सिलिया भोजन को आगे ले जाने में सहायता करता है और भोजन का अंतर्ग्रहण हो जाएगा कोशिकाभिमुख के द्वारा। इस वीडियो में हम इतना ही आप लोगों को बताने जा रहे हैं। बताएं यदि वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और ताकि 10वीं की कक्षा में खास करके बहुत ही अच्छा नंबर लाएं और बिना विज्ञान के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को रटे ही अच्छे से अच्छे बेहतर ढंग से समझ सकें और याद करके अच्छा से अच्छा नंबर ला सकें। तो इसलिए यदि आप 10वीं की स्टूडेंट हों तो जल्द से जल्द इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लें और यदि 10वीं के स्टूडेंट न हो तो भी इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ऐसे विज्ञान के क्वेश्चन जो है हर प्रकार के एग्ज़ाम में पूछता है और ऐसे ऐसे क्वेश्चन न बन पाता है जिसके कारण हमारी रिजल्ट नहीं हो पाती है। तो यदि रिजल्ट लाना हो तो ऐसे क्वेश्चन को इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि सभी वीडियो आपको जल्द से जल्द पहुंच सके। धन्यवाद।